बात होगी महाराष्ट्र चुनाव में धांधली पर राहुल गांधी के बड़े खुलासे की। संविधान के 75 साल पूरे होने पर सीजेआई गवाही की अहम टिप्पणी की। देखेंगे अब मोदी सरकार के किस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम संगठन। कैसे रामदेव के चक्कर में फंसे नेपाल के पूर्व पीएम। जानेंगे स्टालिन ने केंद्र पर किस खतरनाक साजिश का लगाया आरोप। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे क्यों अपने ही प्रदेश में शिंदे की हो रही किरकिरी। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश भर में मनाया गया ईद उल अजहा का त्योहार। जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक मस्जिदों में जुटे लोग, अदा की नमाज। अलर्ट मोड में रहा प्रशासन और पुलिस। जम्मू कश्मीर के पूर्व एलजी सत्यपाल मलिक अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। बोले जिस करप्शन की जानकारी मैंने पीएम को दी उसी में मुझे फंसाया जा रहा। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर की सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग, पीछे का हिस्सा कार पर गिरा। पायलट समेत 6 यात्री थे सवार। पायलट को हल्की चोटें आईं जबकि सभी यात्री सुरक्षित। 6000 के करीब पहुंचे कोरोना के मामले। 24 घंटों में 391 नए मामले आए सामने। लोगों से एहतियात बरतने की अपील। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली का मुद्दा एक बार फिर गरमाया हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनावी धांधली पर मोदी सरकार और चुनाव आयोग को जमकर घेरा। अब एक आर्टिकल के जरिए उन्होंने चुनावी धांधली को मैच फिक्सिंग बताते हुए लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया है। तो क्या कुछ लिखा है इस आर्टिकल में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल ने कहा कि 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बीजेपी ने धांधली कर जीता। राहुल ने चुनाव को मैच फिक्सिंग करार देते हुए धांधली की पूरी प्रक्रिया का खुलासा किया। इंडियन एक्सप्रेस में लिखे लेख में राहुल ने कहा कि कैसे चुनाव चुराया जाए। 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली करने का खाका था। इस कथित छेड़छाड़ की शुरुआत चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए पैनल में धांधली से होती है। केंद्र सरकार ने 2023 में जो नया कानून लाया उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति में निष्पक्षता खत्म हो गई। पहले इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश होते थे। लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री को रखा गया है जो सरकार का ही पक्ष लेगा। इसके बाद वोटिंग लिस्ट में फर्जी वोटर जोड़े गए। मतदान प्रतिशत को असामान्य रूप से बढ़ाया गया। बीजेपी जहां कमजोर थी वहां फर्जी मतदान कराया गया। मतदान की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज तक पहुंच को रोक दिया गया। नियमों को बदल दिया गया। राहुल ने कहा कि महाराष्ट्र का 2024 विधानसभा चुनाव कोई चुनाव नहीं था, बल्कि ये एक सुनियोजित मैच फिक्सिंग थी। ये लोकतंत्र के लिए जहर है और इसका अगला पड़ाव बिहार हो सकता है और फिर हर उस राज्य में जहां बीजेपी हार रही होगी। राहुल ने चुनावी धांधली को लेकर बड़े सवाल खड़े किए तो इससे बीजेपी बौखला गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार में कांग्रेस को हार दिख रही है, इसलिए राहुल गांधी इस तरह के बयान दे रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राहुल के दावे को झूठा करार दिया। चुनाव आयोग की तरफ से भी सफाई आई। उसकी तरफ से कहा गया कि मतदान केंद्र पर उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के एजेंटों की मौजूदगी में ही मतदान हुआ। कांग्रेस या उनके अधिकृत एजेंटों ने मतदान प्रक्रिया के दौरान या अगले दिन रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव पर्यवेक्षकों के समक्ष किसी भी तरह की अनियमितता को लेकर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही इंडिया गठबंधन ने वोटिंग लिस्ट में धांधली के आरोप लगाए थे और बाद में जो नतीजे सामने आए उसमें एक चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ कि जिन 105 सीटों पर करीब 25,000 वोट बढ़ गए थे उनमें से 103 सीट एनडीए जीत गया था। राहुल गांधी के दावे ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की पारदर्शिता सवालों से घिर गई है तो संविधान का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है या संसद? बीते कुछ वक्त से ये बहस चली आ रही है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए संविधान को सर्वोपरि बताया और अब सीजेआई गवाही ने एक बार फिर संविधान की ताकत बता दी है। तो क्या कुछ कहा सीजेआई ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सीजेआई बीआर गवाई ने लंदन के ऐतिहासिक ग्रेज इन में भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने पर विशेष भाषण दिया। इस मौके पर उन्होंने संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर बीआर अम्बेडकर की विरासत को याद किया। जस्टिस गवाई ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था कि भारत का हर नागरिक समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे के साथ जिए। आज ये सपना सच हो रहा है क्योंकि दलित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लोग देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर हैं। जस्टिस गवाई ने कहा, मैं 1960 में पैदा हुआ जब डॉक्टर अंबेडकर हमें छोड़कर जा चुके थे। मैं भारत का नागरिक बनकर जन्मा, ना कि अछूत के रूप में।
मेरे घर में बाबा साहेब की कहानियां हमेशा गूंजती थी। उनकी हिम्मत, बुद्धिमत्ता और समानता के लिए संघर्ष ने मुझे प्रेरित किया। सीजीआई ने बताया कि अंबेडकर का दृष्टिकोण एक ऐसे समाज का था जहां हर व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार मिले। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि भारत ने पिछले 75 सालों में 2 महिला राष्ट्रपतियों को देखा और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से हैं, जो समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। जस्टिस गवई ने कहा कि ये अंबेडकर के सपनों का भारत है, जहां न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका मिलकर समानता को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। सीजीआई ने संविधान की ताकत बताई, लेकिन मोदी सरकार सत्ता की ताकत का एहसास करा रही है। अब सरकार के एक और फैसले पर विवाद छिड़ गया है। मोदी सरकार की तरफ से वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। तो क्या है उम्मीद पोर्टल और क्यों सरकार पर भड़का मुस्लिम संगठन? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ कानून को लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं था। अब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट का फैसला नहीं आया है कि अब सरकार के एक और फैसले के खिलाफ मुस्लिम संगठन ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। ये विवाद मोदी सरकार की तरफ से लॉन्च किए गए उम्मीद पोर्टल को लेकर छिड़ा हुआ है। केंद्र सरकार ने बीते दिन ही वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है, लेकिन इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने सवाल उठा दिए। AIMPLB का कहना है कि जब वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन है तो फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए। संपत्तियों के पंजीकरण को लेकर ये जल्दबाजी क्यों? सरकार की मंशा केवल वक्फ की संपत्तियों को हथियाना है। हम इसका विरोध करते हैं। इसे हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मुस्लिम संगठन ने सरकार के इस पोर्टल पर कड़ा ऐतराज जताया। AIMPLB ने कहा कि इस पोर्टल को जल्दी लाने का मतलब ही है कि सरकार चाहती है कि बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होने से छूट जाए और वो ये डिक्लेयर कर दे कि जो प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं हुई वो अमान्य है। कोर्ट का फैसला जुलाई में आ जाएगा। उसके बाद ये संवैधानिक पीठ के हवाले किया जाएगा। जब तक संवैधानिक पीठ पूरे कानून पर फैसला नहीं दे देती, सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुस्लिम संगठन ने साफ कह दिया है कि हमने इसे चैलेंज करने की तैयारी शुरू कर दी है। हो सकता है कि हम छुट्टियों से पहले ही इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दें। AIMPLB की ये प्रतिक्रिया चौंकाने वाली तो बिल्कुल नहीं है। पहले से ही इसकी संभावना भी जताई जा रही थी, लेकिन उनकी इस घोषणा ने मोदी सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। सरकार का कहना है कि इस पोर्टल का मकसद वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन बेहतर करना और पारदर्शिता लाना है, जिसके लिए इस पोर्टल के तहत देश के करीब 9 लाख वक्फ संपत्तियों को 6 महीने के अंदर रजिस्टर करना अनिवार्य है। लेकिन AIMPLB ने अब सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं। वक्फ कानून के खिलाफ तो उन्होंने पहले ही ऐलान किया है कि कानून वापस होने तक उनका विरोध जारी रहेगा और अब एक और मामले में वो सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है। ऐसे में अब ये पोर्टल अस्तित्व में रहेगा या नहीं, इस पर भी संशय की स्थिति बन गई है। उम्मीद पोर्टल के खिलाफ AIMPLB सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सरकार के इस फैसले के खिलाफ भी कानूनी लड़ाई छिड़ने वाली है। वहीं नेपाल के पूर्व PM माधव कुमार नेपाल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया है। उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके तार भारत से जुड़े हुए हैं। इस मामले में माधव कुमार नेपाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। उनकी सांसदी चली गई। तो क्या है पूरा मामला और क्यों नेपाल के पूर्व PM पर गिरी गाज? क्या है इसका भारत से कनेक्शन? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नेपाल के पूर्व PM माधव कुमार नेपाल मुश्किलों से घिर गए हैं। उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। ये मामला लैंड डीड से जुड़ा हुआ है। पूर्व नेपाली प्रधानमंत्री पर आरोप है कि उन्होंने 2009 से 2011 के बीच रामदेव की कंपनी पतंजलि योगपीठ नेपाल कंपनी को कानूनी रूप से इजाजत दी गई जमीन से ज्यादा भूमि खरीदने दिया। नेपाल के भ्रष्टाचार विरोधी आयोग कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू अब्यूज ऑफ अथॉरिटी यानी CIAA ने उनके खिलाफ स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। CIAA ने आरोप लगाया कि कांवरे जिले की जमीन को बाद में दूसरी जमीन के साथ अदला बदली करने या ज्यादा कीमत पर बेचने की इजाजत दी गई, जिससे राज्य को नुकसान हुआ। आयोग ने उनसे हर्जाने के रूप में 18.5 करोड़ नेपाली रुपए की मांग की है। हालांकि माधव कुमार ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। नेपाल की यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के नेता माधव कुमार ने एक नेपाली अखबार को बयान देते हुए कहा कि मैंने पतंजलि भूमि सौदे के संबंध में कुछ भी अवैध नहीं किया है और न ही किसी भ्रष्टाचार में लिप्त रहा हूं, जिससे राज्य को कोई नुकसान हुआ हो। अब इस मामले में माधव कुमार नेपाल को अगर दोषी पाया जाता है तो उन्हें 17 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। और नेपाल के कानून में साफ है कि अगर किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसे तत्काल निलंबित किया जाता है। इस कारण माधव नेपाल की सांसद सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो गई है।
वहीं मामले में भारत में पतंजलि योगपीठ ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है। पतंजलि का कहना है कि कंपनी ने उचित प्रक्रिया के तहत निजी तौर पर जमीन खरीदी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय जनगणना में देरी और आगामी परिसीमन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसे दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक ताकत कमजोर करने की खतरनाक साजिश करार दिया। स्टालिन का दावा है कि 2027 की जनगणना के आधार पर परिसीमन से दक्षिण भारत की लोकसभा सीटें घटेंगी, जिससे उत्तर भारत को फायदा होगा। तो और क्या कुछ कहा है सीएम स्टालिन ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय जनगणना में देरी और परिसीमन की योजना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक ताकत को कम करने की साजिश है। स्टालिन ने इसे खतरनाक साजिश बताया और कहा कि केंद्र सरकार 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन नहीं करेगी, बल्कि 2027 की जनगणना को आधार बनाएगी। इससे तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों की लोकसभा सीटें कम हो सकती हैं, जबकि उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाएंगी। स्टालिन का आरोप है कि बीजेपी इस बदलाव से संसद में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी राज्य जो जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, इस नीति से नुकसान में रहेंगे। उनके मुताबिक ये कदम दक्षिण भारत की राजनीतिक भागीदारी को कमजोर करेगा और केंद्र में बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। स्टालिन ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि यह क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा देगा। उन्होंने दक्षिणी राज्यों से एकजुट होकर इस साजिश का विरोध करने की अपील की। स्टालिन ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी डीएमके इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी और केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। स्टालिन ने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दिल्ली की बीजेपी सरकार पर लगे आरोप तो सच साबित होते दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दावा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो सारी मुफ्त योजनाएं बंद कर देगी, और अब आम आदमी पार्टी की शुरू की गई फ्री पानी योजना को लेकर कुछ ऐसी ही आशंका जताई जा रही है। खबर है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार इस योजना की समीक्षा कर रही है और इस पर फिर से विचार किया जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के घरों को हर महीने मुफ्त में मिलने वाले पानी की योजना जल्द ही बंद हो सकती है। दिल्ली सरकार इस योजना की समीक्षा करने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली वासियों को हर महीने 20,000 लीटर पानी मुफ्त देने का ऐलान किया गया था। अब जानकारों की माने तो इस योजना पर फिर से विचार किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक अब ये सब्सिडी सिर्फ गरीब परिवारों तक ही सीमित हो सकती है। दरअसल बीजेपी ने इस योजना को हमेशा निशाना बनाया और इसे फ्री बीस का नाम दिया, लेकिन अब जब योजना पर संकट है तो बीजेपी की ओर से कोई ठोस सुझाव या समर्थन नहीं दिख रहा है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए मुफ्त पानी जरूरी राहत थी, लेकिन बीजेपी का यह फैसला कहीं न कहीं मिडिल क्लास और गरीब की मुश्किलें बढ़ाएगा। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जनवरी 2014 में मुफ्त पानी योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत जिन भी घरों में पानी का मीटर लगा है, वहां महीने में 20,000 लीटर तक पानी की खपत का बिल नहीं आता था। लेकिन अब सरकार सिर्फ जरूरतमंद को ही फ्री सब्सिडी देगी, जिन लोगों की कमाई इतनी है कि वो पानी का बिल भर सकते हैं। Starting this month, the 1770 क्यों अपने ही प्रदेश में शिंदे की हो रही किरकिरी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले उनका सीएम से डिप्टी सीएम पद पर डिमोशन चर्चा का विषय बना, जिसके बाद बीजेपी हाईकमान से उनकी नाराजगी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन शिंदे की जिंदगी में ये झटके यही खत्म नहीं होते। अब एक पायलट ने उनकी प्लेन उड़ाने से इनकार कर दिया, जिस पर शिंदे की काफी किरकिरी हो रही है। तो क्यों पायलट ने प्लेन उड़ाने से किया इनकार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का सीएम से डिप्टी सीएम बन जाना उनके लिए बड़ा झटका था ही, लेकिन अब प्रदेश में उनका दबदबा भी कम हो गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पायलट ने उस प्लेन को ही उड़ाने से इनकार कर दिया जिसमें शिंदे को जाना था, जिसके बाद लगभग 1 घंटे तक शिंदे एयरपोर्ट पर ही फंसे रह गए। इस खबर के सामने आते ही महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मच गया है। सवाल उठने लगे कि क्या वजह थी जो पायलट ने डिप्टी सीएम की प्लेन उड़ाने से इनकार कर दिया। तो बताया जा रहा है कि शिंदे के निजी विमान के पायलट ने ड्यूटी के घंटों का हवाला देते हुए कहा कि मैं उड़ान नहीं भर सकता, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है। ये घटना उस समय हुई जब शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे जलगांव से निकलने की तैयारी कर रहे थे, जहां उन्होंने मुक्ताई नगर में संत मुक्ताई की पालकी यात्रा यानी धार्मिक जुलूस में भाग लिया था। लेकिन वापसी की उनकी यात्रा में बाधा आ गई जब पायलट ने उड़ान भरने से ही इनकार कर दिया। इस घटना के बाद से एकनाथ शिंदे की काफी किरकिरी हो रही है, क्योंकि ये कोई सामान्य विमान नहीं था, उनका चार्टर्ड प्लेन था। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो गई है कि पायलट के इस रवैये ने महाराष्ट्र सरकार में शिंदे की क्या जगह रह गई है, उनकी धमक कितनी कमजोर हो गई है, इसे उजागर कर दिया है। वैसे भी जब से देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की कमान संभाली है, तब से ही